है और बात वही निकली है जिसके बारे में हम अक्सर बात करते हैं, और वो बात है हमारे जो खाने के जरिए हमारे शरीरों में जो जहर जा रहा है, जो बीमारी जा रही है, हर निवाले में जहर जा रहा है। क्या करें इसका? सर, इसके लिए तो सबसे बड़ी बात यह है कि रसायन मुक्त खेती करनी पड़ेगी अपनी जी। हर क्षेत्र से रसायन को हटाना पड़ेगा खेती से जी। अगर रसायन मुक्त खेती करने के लिए 2-3 कंपोनेंट मुख्य हैं जी। सबसे पहले तो अपने को देसी गाय चाहिए जी। देसी गाय जब तक किसान के पास नहीं होगी तो रसायन मुक्त खेती कठिन है। कर तो सकता है, होती है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि कार्बनिक पदार्थ खेत में सब तरह के होते हैं। वनस्पति जगत को सड़ा करके वही रस, वो ये समझो आपकी खुराक है जमीन की, जी, वही खुराक है आपकी फसल की जी। तो लेकिन गाय आधारित जो खेती है जी, वो जीरो बजट फार्मिंग होती है, उसमें पैसा नहीं लगता है। एक बार गाय आपने पाल ली, खाने पीने को अच्छा आपको मिलेगा और गाय के गोबर से आपकी खाद बनेगी, गौमूत्र से आपके पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, आप जो भी कहो उसको, कीटनाशक दवाइयां जो भी आप बना सकते हो। तो गाय एक मुख्य कंपोनेंट है जी। दूसरा, जैविक खेती करने के लिए साथ साथ में, खेती के साथ में बागवानी जी, एक बागवानी बहुत मस्ट फैक्टर है जी, क्योंकि बागवानी से अगर भूमि में थोड़ी बहुत भी बागवानी होगी तो उसके पत्तों से उसके जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं या जो बाग में सड़े गले फल होते हैं वो अपने खेत में काम में आते हैं कंपोस्ट के साथ में। तो उसमें क्या है कि सारे जो 16 एलिमेंट फसल को चाहिए वो सारे होते हैं जी। उसमें जो फल होता है या पत्ते होते हैं किसी भी पौधे के, वानस्पतिक पदार्थ होते हैं, उनमें 16 के 16 जो एलिमेंट फसल को चाहिए वो सारे होते हैं। तो इसलिए थोड़ी सी बागवानी उसमें आवश्यक है जी। अब ये जो है गाय को पालना जो है ना थोड़ा सा कठिन जरूर है जी, क्योंकि एक प्रॉब्लम आ रही है सबसे तगड़ी गाय पालने में कि गाय तो हम पाल रहे हैं, अब उसके अगर बछड़ा हो जाता है तो उसकी बहुत बड़ी समस्या आ रही है, क्योंकि बछड़ियां तो जो है ना वो उत्पादन देने के लिए काम में आ रही हैं। बाकी बछड़ा हो गया तो फिर उसको या तो पाप करो, छोड़ो कहीं जंगल में, या फिर गौशाला की कहीं कोई व्यवस्था हो तो उसमें हम उसको छोड़ सकते हैं। बाकी ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है जी, ये है साहब। तो अब इस प्रॉब्लम के कारण ही बहुत सारी समस्याएं इस प्रॉब्लम के कारण भी आ रही हैं। इसका क्या उपाय हो सकता है? इसका उपाय तो यही है कि या तो सरकारों को इस तरीके की सोच रखेंगे कि साहब जो भी बछड़े होंगे वो किसान से लेकर के उनका गवर्नमेंट कोई अरेंजमेंट करे, पंचायत इस स्तर पर जो है गौशालाएं ऐसी खोले, नंदीशालाएं खोले। तो जैसे गौशालाओं के नाम पे लोग अनुदान दे रहे हैं, खूब ले रहे हैं, कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। बाकी नंदीशाला एक कंपल्सरी हो जाए पंचायत स्तर पे तो फिर गाय पालने में किसान को कोई दिक्कत नहीं आती है जी। दूसरा क्या है कि जो उनकी चिकित्सा व्यवस्था है वो प्रॉपर नहीं है। अगर चिकित्सा व्यवस्था प्रॉपर हो जाए, अगर किसान को, क्योंकि पशु ऐसी चीज है उसको आप बीमार होते ही ले जा करके गाड़ी में बैठा के नहीं ले जा सकते जी। तो ये जो, हालांकि सरकार ने इसमें चलाया भी है, मोबाइल वैन वगैरह चला रखी हैं, लेकिन प्रॉपर व्यवस्था अभी तक जो है ना चिकित्सा संबंधी ये नहीं है जी। तो ये कुछ हो जाए, सुविधाएं बढ़ जाएं तो गाय पालने में किसान को कोई दिक्कत नहीं है। गीतालाल जी, जो मेन मुद्दा है वो ये है कि सबको सब कुछ पता है, हर किसान समझता है कि जैविक खेती ऐसे होती है, गाय से होती है, उसके साथ ये करना पड़ता है, उसके साथ ये करना पड़ता है। फिर भी क्या कारण है? हर किसी से मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, आपसे भी ये सवाल पूछ रहा हूँ कि किसान पेस्टिसाइड्स के अपने मोह को त्याग नहीं पा रहे हैं। देखिए साहब, इसमें क्या है कि सबसे बड़ा तो अज्ञान है जी। सबसे बड़ा तो मैं किसान का, चाहे मेरे को बुरा बताओ, अज्ञान है उसका, क्योंकि वो पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर जो भी डाल रहा है, रासायनिक पदार्थ खेत में, वो खुद भी खा रहा है, अपने बच्चों को खिला रहा है, अपने पशुओं को खिला रहा है, अपनी जमीन को खिला रहा है। तो सबसे पहला तो वो घातक अपने लिए, स्वयं के लिए ही हो रहा है जी। तो उसकी जब तक सोच ये नहीं बदलेगी कि मेरे को शुद्ध खाना है जी, क्योंकि खाने से ही सारी व्यवस्था, अन्न से ही मन बनता है, मन से ही सारी सृष्टि होती है, और जो सृष्टि आदमी सोचेगा उसी के अनुरूप अपना जीवन निर्वाह करेगा, काम चलाएगा। तो रसायन मुक्त जब तक खेती नहीं होगी, जब तक शुद्ध अन्न नहीं खाएगा, तो उसकी जनरेशन आने वाली समय में जो है बीमारियों से ग्रसित होते चले जाएंगे। आज भी हम देख रहे हैं कि साहब विभिन्न भांति की बीमारियां ऐसी हो गई कि कोई उनका उपाय नहीं सूझ रहा है। जैविक खेती से जो उत्पाद हैं जी, उनको अगर गौ आधारित खेती से उत्पाद और
गौ के जो घी, दूध, दही, छाछ जो भी है उत्पादन, उनको खाए तो आदमी सारी बीमारियों से बचा रहेगा। और आने वाली जनरेशन में कम से कम ये तो रहेगा भाई, मनुष्य के मनुष्य रह जाएंगे। नहीं तो ये असल में तो देखा जाए तो जो रासायनिक खेती से हम आज जो खा करके और जनरेशन पैदा कर रहे हैं वो निर्बीज वीर्य की संतानें हो गई। आज स्थिति है कि 10, 12, 15 साल में तो 20 साल में जाते जाते तो बच्चे जो है ऐसे लगने लगते हैं जैसे उनकी उम्र ढल रही हो। तो ये सिर्फ रसायनों का ही कारण है। तो इन रसायनों को छोड़ने के लिए एक संकल्प लेना पड़ेगा किसान को और कुछ त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि पैसा उसमें कम बचता है, लेकिन कम से कम हम अगली जनरेशन को खड़ी होने लायक तो छोड़ के जाएं। पैसा ही पैसा किसी के साथ नहीं जाता है, पैसा यही रह जाता है। बाकी वो कम से कम मनुष्य तो बने रहे हम, इसलिए उसको जो है जैविक खेती करके और शुद्ध सात्विक भोजन आहार व्यवस्था में आना पड़ेगा किसान को। जी जी जी, तो बिल्कुल सही आप कह रहे हैं गिरधारीलाल जी। एक चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ कि लोग बाग ऑर्गेनिक खेती कर भी लेते हैं, करना शुरू भी कर देते हैं, उसके बाद सर्टिफिकेशन जो है उस सर्टिफिकेशन को लेकर दुनिया के सामने घूमते रहते हैं कि हाँ हमने सर्टिफाइड करा लिया, हमारी चीज ऑर्गेनिक है। कितना आपको लगता है कि वो सच है या कितना उसमें आपको लगता है कि वो ऑर्गेनिक होती है? देखो साहब, इसमें तो क्या है कि सर्टिफिकेशन तो एक झुंझुना है जी, उससे कुछ नहीं होने वाला है। ईमानदारी से मैं अगर मेरे खेत में जैविक खेती करूंगा तो उसकी खुशबू निश्चित रूप से जहां जहां संपर्क में, अब सुनील सुशीला शर्मा मेरे संपर्क में, तो उनको पता है कि गिरधारीलाल जी शुद्ध अनाज पैदा करते हैं जी, तो आप ही खरीद सकते हो उसको। सर्टिफिकेशन लेके मैं आपके पास आऊंगा तो आपको भरोसा ही नहीं होगा। इसका कारण है मैंने डिपार्टमेंट में सेवाएं दी हैं और ऐसे ऐसे किसान देखे हैं कि जो सर्टिफिकेशन तो ले रखा है जी, लेकिन वो रासायनिक खेती कर रहे हैं जी। सर्टिफिकेशन ले रखा है सीड प्रोडक्शन का और उसके खेत 1 हेक्टर का खेत है और वो 10 हेक्टर जितनी पैदावार बीज कॉर्पोरेशन को बेच रहा है वो, तो ये बेईमानी है एक तरह की। तो इसके ऊपर नहीं जाकर के अपने को असली सर्टिफिकेशन ये है कि साहब मैं ईमानदारी से मेरा प्रोडक्शन करके और उस पर जिद करके बैठ जाऊं कि मेरा प्रोडक्शन उत्तम है और मैं इससे कम भाव में नहीं बेचूंगा, चाहे मेरे को खेत में रूढ़ी में डालना पड़े, खेत में खाद के रूप में डालना पड़े, मेरे गायों को खिलाना पड़े जी। जब तक मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा कीमत पे और उस पर दृढ़ नहीं रहूंगा तब तक जो है अपन उसको उसमें सफल नहीं हो सकते जी। तो कैसे इनको प्रोत्साहित किया जाए किसानों को? मुद्दा तो यही है, कैसे प्रोत्साहित किया जाए किसानों को? देखो प्रोत्साहित तो सबसे मैंने खूब प्रयास किया मेरे सर्विस काल में भी, किसानों को ये समझाया कि हम जब ठीक है शहर में रहने वाला आदमी उसको नहीं कर सकता जी, हम किसान है वो तो कम से कम अपने खाने के लिए तो तुम उसको चालू करो भाई, बीघा 2 बीघा में 5 बीघा में तो कम से कम तुम जैविक खेती करना चालू करो। तो इससे जरूर मोटिवेशन किसान को मिला है। कुछ मेरे संपर्क में आए हुए 10, 20, 50 किसान ऐसे हैं जिन्होंने जैविक खेती पे अपनी लाइन पकड़ी है और वो ये अपने लिए करते करते वो सारी अपनी खेती को कन्वर्ट करते जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता चल गया कि गिरधारी जी कहेंगे तो वो अपना सामान बिकवा देंगे, उन पे भरोसा करती है जनता। बिल्कुल। तो इस तरीके से वो जो है ना जुड़ रहे हैं जी। तो ये है साहब कि मजबूती से अपने को अपनी कीमत निर्धारण करके उस कीमत पे बिल्कुल अटल रहना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना ही घाटा हो जाए भले ही। क्योंकि बिना पैसे भी पहले के जमाने में खेती परंपरागत खेती होती तो पैसा कहां होता था, 6 महीने में एक बार आता था पैसा तो जी। बाकी सब सुख से जीवन यापन होता था, लेकिन वो शुद्ध सात्विक उनका आहार व्यवस्था थी और उनके विचार शुद्ध सात्विक थे, तो इसलिए वो सारा आज तक भी उनके नाम चल रहे हैं साहब जी। दूसरा एक मैं इसमें कहना चाहूंगा कि जैविक खेती के लिए कुछ और रसायन मुक्त खेती के लिए कुछ कृषि क्रियाएं ऐसी हैं जी कि समय पर बुआई सबसे बड़ा फैक्टर है, समय पर बुआई जी। दूसरा है कि खाली जिस समय जमीनें हो उनको जो है ना जोतना, बुआई करना, सूर्य की ऊर्जा को उनमें कंजर्व करना जी। और जैसे गर्मी की जुताई वगैरह है वो करना। वर्षा जल का संचयन, ये एक बहुत बड़ी, वर्षा जल संचयन एक बहुत बड़ी चीज है। अगर वर्षा जल हमारे पास होगा तो उससे सबसे उत्तम खेती होगी, क्योंकि भूमिगत जल है उसमें सब कई तरह की फ्लोराइड वगैरह कई चीजें एलिमेंट ऐसे आ जाते हैं कि कई फसलें उसमें नहीं हो पाती हैं। बाकी वर्षा जल जो है वो अगर हमको उपलब्ध है तो फिर उससे जो है ना अपनी जैविक खेती बहुत सरलता से उत्पादन दे सकती है। ये बात है साहब। आप कब से कर रहे हैं जैविक? मैं साहब ये मेरे को 22 वर्ष हो गए, 22 साल से 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा हूं मैं। मेरे खेत में करीब 2 हेक्टर जमीन है मेरे पास, जिसमें 150 तो मेरे पास बागवानी के पौधे हैं, बेल,
आंवला और लेसवा जी, नींबू है, कुछ अमरूद है, सब तरह के फल फ्रूट्स एक एक दो दो चार चार घर उपयोग के लिए, अपने बच्चों के लिए, स्वयं के खाने के लिए हैं जी। तो ये मैं 22 वर्ष से हार्ड एंड फास्ट ये कर रहा हूं खेती, और इसमें कोई लेकुना नहीं है। एक बार मेरे एक अधिकारी डिप्टी डायरेक्टर थे, तो वो साहब मेरे फार्म पे आ गए जी, उन्होंने देखे बड़े बड़े बील के पेड़ सूखे हुए हैं एकदम। जी। उन्होंने कहा ये क्या कर रखा है, ये कैसे सूख गए पेड़? मैंने कहा साहब इनमें जो है वो रूट रोट लग गई और ये तो सड़ करके मर गए पेड़। तो बोले इसमें दवाई क्यों नहीं देता? मैंने कहा सर मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करता हूं। अरे तो बोले ऐसे थोड़ी होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो कैसे होती है? बोले साला चुपके से इसमें दवाई तो डाल, तू पेड़ तो मर रहे हैं उनको तो बचा। मैंने कहा साहब जो मर रहे हैं तो वापस फिर दूसरे और पैदा हो जाएंगे, लेकिन मैं अपनी जमीन को प्रदूषित नहीं होने दूंगा। कुछ भी हो जाए, चाहे मैं जिंदा हूं जब तक, तो उसमें कोई केमिकल, पेस्टिसाइड, फंजीसाइड कुछ नहीं डालूंगा। तो मैं कोई फंजीसाइड नहीं डाला। आज स्थिति है कि 20 साल बाद में उन पेड़ों की जगह उनसे भी सुंदर पेड़ खड़े हो गए और वो क्वालिटी उन पेड़ों की फल की बढ़ गई, उल्टी अच्छी हो गई मतलब। जी हाँ, क्योंकि जमीन आपकी जो है वो शुद्ध है। शुद्ध है बिल्कुल जी। तो ये है कि मेरे पास जैसे बाजरा है, 20 वर्ष से मैं वही बीज काम में ले रहा हूं, देसी बाजरा है जी, वही बीज काम में ले रहा हूं, उसको बदल नहीं रहा हूं मैं जी। गेहूं है C300 गेहूं मैंने 20 वर्ष पहले लिया था, वही मेरा बीज जो है रेगुलर वही चलता आ रहा है, कोई प्रोडक्शन में कमी नहीं आ रही है। सरसों है, देसी सरसों है मेरे पास, वही प्रोडक्शन, उसमें 45% आप तेल विश्वास नहीं करोगे, देसी सरसों में 45% ऑयल की मात्रा जैविक खेती से। बाकी जो अपने रासायनिक खेती कर रहे हैं उसमें 35 से 33, 34, 35 से ज्यादा आपकी कंडीशन की सरसों आपको नहीं मिलेगी जी। ऐसे ही चना है, GNG 1581 एक वैरायटी है, उसको मैंने 20 साल से उसी को संजो के रखा है, वही मेरे खेत में बो रहा हूं। आप विश्वास नहीं करोगे 5% पोड जो है उनमें 4-4 दाने चने के हैं, जबकि सर प्राइज करते हैं। मेरे एक्सपर्टों को मैंने दिखाया तो बोले भरोसा नहीं हो रहा यार। मैंने कहा सर देख लो ये आप 4-4 पोड। तो वो उस जैविक खेती की ताकत आप देखिए कि 2 पोड 2 दाने 3 दाने की बजाय 4-4 दाने चने में जो है वो प्रोडक्शन आपको मिल रहा है, और वही वैरायटी है, उसमें कोई अंतर नहीं है। जो गवर्नमेंट की नॉर्म्स हैं उनसे ज्यादा मेरी पैदावार हो रही है। देसी सरसों है मेरे 30 कुंटल पर हेक्टेयर देशी सरसों हो रही है मेरी, और जिसमें 45% तेल निकलता, आप विचार लगाओ जी। तो यह है कि अपने अगर उस पर अडिग रहेंगे और अपने बीज को भी अपने को संभाल के रखना पड़ेगा, तो जब भी जो है अपनी जैविक खेती आप सफल हो सकती है। सर जी हाँ, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि देशी बीज को संभाल के रखना पड़ेगा, देशी गाय को संभाल के रखना पड़ेगा, और देशी पद्धति यानी कि जैविक पद्धति को आपको संभाल के रखना पड़ेगा। तभी इस देश का विकास है, तभी इस देश के जो नागरिक हैं उन लोगों का विकास है, तभी उनका पोषण मिल पाएगा, तभी उन लोगों की के शारीरिक क्षमताओं में वृद्धि होगी। क्योंकि अभी हम जो खा रहे हैं वो असल में जहर खा रहे हैं, और उससे पोषण नहीं मिलता बल्कि उससे शरीर में बीमारियां बढ़ती हैं, उससे शरीर धीरे धीरे अंदर ही अंदर बीमार होता जा रहा है। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद गिरधारी जी, आप आए, आप पधारे और आपने हमें इतनी खूबसूरत बातें बताई, इतना अच्छे तरीके से लोगों को मोटिवेट किया कि जैविक खेती के बिना कुछ भी संभव नहीं है, जैविक देशी गाय के बिना जैविक खेती संभव नहीं है, और देशी बीज का संरक्षण भी बहुत जरूरी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। राम राम साहब। राम राम साहब। जी हाँ, अखंड संवाद लगातार आप लोगों के सामने आपकी स्क्रीन पर और अपनी मुख्य, जी हाँ, बहुत जल्द हम उस जगह पहुंचने जा रहे हैं। जी, हम बहुत जल्द उस जगह पहुंचने जा रहे हैं जिस जगह के लिए हम रवाना हुए थे, जिस जगह के लिए कल 2 बजे हमने स्टार्ट किया था हमारा ये शो। अब हम उस शो की मंजिल तक पहुंचने जा रहे हैं। देश का सबसे बड़ा शो हमने इसे इसीलिए कहा क्योंकि आज तक किसी भी चैनल ने, किसी भी मीडिया ने कभी भी 24 घंटे का कोई शो किसानों के लिए नहीं किया, खेती के लिए नहीं किया, सामाजिक सरोकार के लिए नहीं किया, नोबल कॉज के लिए नहीं किया। ये किया है तो हमने किया है, जी हाँ, अपडेट इंडिया ने किया है। अपडेट इंडिया ने भी इसलिए किया है क्योंकि हमें आपसे मतलब है, हमें आम आदमी की बात को उठाने से मतलब है, हमें किसानों से मतलब है, हमें हर उस तबके से मतलब है जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया जिनकी बात नहीं सुनता, मेन स्ट्रीम मीडिया जिसके सामने नहीं आता, जो उसे नहीं उठाता, हर उस मुद्दे को हम उठाने का प्रयास करते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि आज
हमारे साथ बहुत सारे कुछ ऐसे गेस्ट कल से लेकर आज तक लगातार जुड़ रहे हैं, जो ऐसे गेस्ट हमारे साथ, ऐसे एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो ज्ञान का भंडार हैं, विद्वान हैं, और वो अपनी बात किसानों तक हमारे हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारे माध्यम से किसानों से बात कर रहे हैं, किसानों से रूबरू हो रहे हैं, आम आदमी से रूबरू हो रहे हैं। और इस समय पर हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं श्रीमान महेंद्र शर्मा जी, जो कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से हैं। महेंद्र शर्मा जी जॉइंट डायरेक्टर हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका महेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत, आप हमारे स्टूडियो में पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों राम राम। एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को दिखाया जा रहा है, उसकी मुझे अत्यंत खुशी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्राकृतिक खेती और जल संरक्षण और गो संरक्षण जी, इन 3 चीज़ों को लेकर के यहाँ पर जो है इन विषयों पे बातचीत हो रही है। बहुत ही अच्छा विषय रखा गया है। वर्तमान में जो है पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। हम अपने लाभ के लिए, किसान भाई अपने लाभ के लिए जो है कीटनाशकों का और उर्वरकों का इनका प्रयोग करते हैं, लेकिन जो पारंपरिक खेती है, हमारी परंपरा से जो चलती आ रही खेती है, जैविक खेती है, उस खेती में जितना अच्छा लाभ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मानव मात्र के लिए, मानव मात्र की जो जीवन को बचाने के लिए हमें पहल करनी पड़ेगी। तो इस चीज़ को देखते हुए हमें जैविक खेती की तरफ, प्राकृतिक खेती की तरफ अग्रसर होना पड़ेगा। और इसके लिए जो है वर्तमान में किसान भाइयों द्वारा प्राकृतिक खेती अपनाई भी जा रही है, जैविक खेती अपनाई भी जा रही है, कंपोस्ट खाद भी बनाई जा रही है, और गोबर की खाद वगैरह का इस्तेमाल करके बहुत ज़्यादा जो है अच्छे तरीके से अपने किसान भाइयों द्वारा खेती की जा रही है, इसमें कोई संशय नहीं है। और मेरा तो यही निवेदन है सभी किसान भाइयों से कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक खेती करें। साथ ही जल बचत के रूप में जो है बूंद बूंद सिंचाई पद्धति, मिनी स्प्रिंकलर को उपयोग में लिया जा सकता है। कई जगह हमने फील्ड में जब गए तो पाया कि फव्वारा सिंचाई कई जगह नहीं हो पाती है, तो आजकल वर्तमान में नई टेक्नोलॉजी आई है मिनी स्प्रिंकलर के द्वारा। तो मिनी स्प्रिंकलर बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आया है। मिनी स्प्रिंकलर के द्वारा भी हम पानी की बचत कर सकते हैं। तो किसान भाइयों से तो मेरा विनम्र निवेदन है कि मिनी स्प्रिंकलर से और बूंद बूंद सिंचाई पद्धति अपना करके आप खेती करें। इसको और अच्छी तरह से हम पानी बचा सकते हैं, जल संरक्षण कर सकते हैं। महेंद्र जी बिल्कुल सही बात है। आपने जिस चीज़ से बात को शुरू की, मैं वापस वहीं पहुंचता हूं। आप लगातार किसानों के संपर्क में रहते हैं, आप लगातार किसानों से मिलते रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि इतना सब कुछ विज्ञान की रिसर्च के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद भी किसान जब पेस्टिसाइड्स का उपयोग अंधाधुंध तरीके से करता है, जो कि मानव मात्र के लिए बीमारियों का घर बनता जा रहा है, उनकी मौत का कारण बनता जा रहा है, उनकी तरह तरह की कैंसर जैसी बीमारियों का कारण बनता जा रहा है, तो उस तरफ क्या सरकारें कुछ ध्यान दे रही हैं, कुछ करना चाह रही हैं जिससे कि इन पर कोई लगाम लगे, कुछ एक परमिसेबल एक मात्रा निर्धारित की जाए? बिल्कुल आपने सही बात कही है। सरकार के द्वारा भी इस ओर ध्यान दिया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा इस तरफ जैविक खेती के अंतर्गत जैविक खेती के अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जैविक खेती के अंतर्गत एक योजना चलाई जा रही है जिसमें किसानों को कंपोस्ट खाद बनाने पे, कंपोस्ट खाद के पिट्स बनाने पे और जैविक खेती अपनाने पे, जैविक खेती के उत्पाद खरीदने पे, इन पे अनुदान दिया जा रहा है। इसी के साथ साथ जो है किसान भाइयों को जैविक खेती को और अधिक मात्रा में अपनाने के लिए और उनको प्रोत्साहित करने के लिए जैविक खेती के अंतर्गत आत्मा योजना में भी पुरस्कार दिए जाते हैं। और इसके अलावा राज्य स्तरीय पुरस्कार जो है कृषि विभाग के द्वारा भी जैविक खेती के अंतर्गत दिया जाता है, तो ताकि उनको प्रोत्साहन मिलता है जैविक खेती के अंतर्गत जो है किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खेती को अपनाएं। और निश्चित रूप से एक बात आपने बहुत अच्छी कही है कि पेस्टिसाइड्स का उपयोग ETL लेवल के अनुसार किया जाना चाहिए जी। ETL लेवल के आधार पर जो है, इसमें मैं यहाँ पर ये जोड़ना चाहूँगा, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट IPM को अपना करके और इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट जी, तीनों चीज़ों को अपना करके, दोनों चीज़ों को अपना करके हम जो है इसको देख सकते हैं। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का तात्पर्य ये है कि पहले तो उनको
प्राकृतिक तरीके से और जैविक तरीके से रोकने की कोशिश की जाए कीड़े मकोड़ों को, बीमारियों को। अगर फिर भी वो नहीं रुकते हैं तो उनका एक जो लीथल डोज होता है, उस लीथल डोज के अनुसार ही किसान भाइयों को कृषि विशेषज्ञों से सलाह लेकर के, हमारे कृषि पर्यवेक्षक होते हैं, सहायक कृषि अधिकारी होते हैं क्षेत्र में, उनसे सलाह लेकर के उनके बताए अनुसार ही उनका उपयोग किया जाना चाहिए। अत्यधिक मात्रा में अंधाधुंध कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही साथ इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के अंतर्गत अपनी मिट्टी की जांच करवा करके, मिट्टी की जांच के लिए सरकार द्वारा काफ़ी प्रयोगशालाएं खोल दी गई है वर्तमान में। तो अपनी मिट्टी की जांच समय समय पर, एक बार जांच करा ली उससे फायदा नहीं होगा, समय समय पर बार बार अपनी मिट्टी की साल में एक बार जांच अवश्य कराएं। मिट्टी और पानी की भी जांच करा लें। और पानी में भी, हमारे पानी में खारापन होता है, ईसी ज़्यादा होती है, SAR ज़्यादा होता है, सोडियम की मात्रा ज़्यादा होती है अगर पानी में, तो मिट्टी खराब होती है, खार होता है। अगर मिट्टी खराब होती है तो जिप्सम की मात्रा भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के माध्यम से जितना हमें आवश्यकता है उसके अनुसार हम उपयोग करके हम जो है खेती को और अच्छी बना सकते हैं। और मैं तो कहूँगा कि जो पुराने समय में भारत को सोने की चिड़िया कहा गया था, वो सोने की चिड़िया हम वापस लाएंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। जी हाँ, हमें वापस अपनी पुरानी पद्धतियों की तरफ ही लौटना पड़ेगा, जड़ों की तरफ ही हमें लौटना पड़ेगा, तब ही जाकर ये सब संभव होगा। जैसे कि आपसे पहले भी जो एक्सपर्ट आए, जो गेस्ट आए, जो किसान आए, सबकी एक ही बात है कि सबसे पहले तो देसी बीज को बचाया जाए, देसी बीज के संरक्षण किया जाए और उन्हें वापस से काम में लिया जाए। और उसके बाद देसी गाय को बचाया जाए, देसी गाय के गोबर से कृषि की जाए, खेती की जाए। और उसके बाद हम किसी भी तरीके से जैविक खेती अपनी पुरानी पद्धति से करें तो ही हमारा कल्याण संभव है। तभी हम लोग जो है ये खाने में जो जहर बोल रहा है, जो थाली में जो जहर बार बार आ रहा है, उस जहर से मुक्ति पा सकेंगे। सर, यहाँ पर मैं एक चीज और, आपने एक टॉपिक और लिया है साथ में, गौ संरक्षण का। जी। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम कृषि के साथ साथ पशुपालन भी अपना करके, और पशुपालन में गायों की खेती, गायों का पालन करके, गोपालन करके हम गायों को, देशी गाय को बचा भी सकते हैं। और देसी गाय का दूध जो है हमारे मानव मात्र के लिए बहुत लाभदायक होता है। देशी गायें के गोबर को मैं तो ये कहूँगा गोल्डन मटेरियल फॉर द सॉइल, गोल्डन मटेरियल फॉर द सॉइल्स जो है देशी गाय का गोबर है। अगर हम देशी गाय के गोबर को सड़ा गला करके, अच्छी तरह उसको सड़ा गला करके खेती के काम में लेते हैं तो निश्चित रूप से हमारी ज़मीन सोना उपजती है। तो इसको हम कह सकते हैं कि मल्टीपर्पज़ फार्मिंग जिसको बोलते हैं, मल्टी फार्मिंग हम कह सकते हैं कि हम हमारी प्राकृतिक खेती के साथ, जैविक खेती के साथ गौ संरक्षण को भी बढ़ावा दे सकते हैं, गाय पालन हम कर सकते हैं। देशी गायों को में, और वर्तमान में गिर गायों का हमारे जयपुर के आसपास कई क्षेत्रों में गिर गाय का पालन बहुत ज़्यादा किसानों के द्वारा किया जा रहा है, जो एक अच्छा पहल है किसान भाइयों के द्वारा। और निश्चित रूप से इसमें सफलता अर्जित की गई है किसान भाइयों द्वारा। और गोपालन करने से हमारे गौ संरक्षण में हम महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। जी हाँ, और वाकई में आय का एक अतिरिक्त स्रोत हो जाता है अगर आप गोपालन साथ में करते हैं। कई बार क्योंकि अतिवृष्टि अनावृष्टि के कारण फसल खराब भी हो जाए तो आप पशुपालन से उस चीज़ को एक बार मेकअप कर सकते हैं। एक बार आपके पास बैकअप के रूप में पशुपालन जो है वो आपको हमेशा से मदद करता आया है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात। जी हाँ, तो गोपालन तो, और वैसे भी सर इस समय पर तो देशी गाय के दूध, देशी गाय के घी, इन सब की इतनी अच्छी रेट्स लोगों को मिल रही है कि लोग चाहकर भी दूध को, मतलब लोगों को चाहकर भी दूध नहीं मिल रहा। इस समय बड़ी डिमांड है। तो गाय को बचाना तो वैसे भी आपके लिए बहुत, लोग अक्सर सर कहते हैं कि अगर लालच कुछ दिख जाए मानव मात्र को, कुछ ऐसी चीज़ दिख जाए तो वो कुछ भी करने को तैयार है। इससे ज़्यादा लालच और क्या होगा कि इस समय 80 रुपये लीटर, 100 रुपये लीटर गिर गाय का दूध बिक रहा है। गिर गाय का दूध तो सर 200 रुपये लीटर भी बिक रहा है सर, और 2200 रुपये और 3000 रुपये गिर गाय का घी बिक रहा है सर। बिल्कुल। और इसके अलावा छाछ भी बहुत अच्छे दामों में बिकती है, गिर गाय की छाछ भी बहुत अच्छे दामों में बिकती है। और गिर गाय का पालन जो है बहुत से किसानों द्वारा जयपुर के आसपास के क्षेत्रों में और पूरे राजस्थान में गिर गाय का पालन किया जा रहा है। निश्चित रूप से इसमें हमें सफलता मिलेगी। और सबसे बड़ा तो साधुवाद मैं आज इस अपडेट इंडिया को दूंगा कि इन्होंने ये अखंड संवाद आप लोगों ने रखा।
निश्चित रूप से आप लोगों के द्वारा जो अलख जगाई गई है इस क्षेत्र के अंतर्गत, उस में किसान भाई इस और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपनाएंगे, ध्यान देंगे। प्राकृतिक खेती और जल संरक्षण और जो गौ संरक्षण के ऊपर किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे। मेरा तो आप सभी से, किसान भाइयों से यही विनम्र निवेदन है कि इस चैनल के द्वारा जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इससे जानकारी प्राप्त करके आप अधिक से अधिक मात्रा में गौ संरक्षण को अपनाएं, जैविक खेती को अपनाएं और साथ ही साथ जो है प्राकृतिक खेती, हमारी परंपरागत खेती है, और जल संरक्षण को अपनाएं। यही मैं इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, जब किसान के साथ विज्ञान जुड़ जाता है तो किसान की शक्ति डबल हो जाती है। और विज्ञान, आप लोग हैं जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, किसानों के लिए नई नई रिसर्च कर रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं। ऐसी जो रिसर्च है, ये सब जो रिसर्च है, ये सब जो चीज़ें हैं, ये किसानों को मदद कर रही है। आवश्यकता है तो 2 कदम बस इन वैज्ञानिकों की तरफ 2 कदम किसान को बढ़ाने की आवश्यकता है, जाकर उनसे पूछने की आवश्यकता है, बात करने की आवश्यकता है, उन योजनाओं को जानने की आवश्यकता है। सरकारें हमारी बहुत काम कर रही हैं किसानों के लिए। हमारे जो जितने भी ट्रेनिंग सेंटर्स हैं वो किसानों के लिए बहुत काम कर रहे हैं। हमारे जितने भी केवीकेस हैं वो किसानों के लिए बहुत काम कर रहे हैं। बस आवश्यकता है हमारे किसानों को वहां जाकर पूछने की। सर बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र जी, आप हमारे स्टूडियो पधारे, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें यहाँ पर की, हमारे इस अखंड संवाद के कार्यक्रम का मान आपने बढ़ा दिया। आप हमारे स्टूडियो में पधारे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद किसान भाइयों। राम राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, अखंड संवाद बिल्कुल आगे बढ़ता हुआ, अखंड संवाद अपने मैजिक फिगर की तरफ बढ़ता हुआ, अखंड संवाद 2 बजे वाले अपने कार्यक्रम की तरफ बढ़ता हुआ। जी हाँ, 2 बजे हम अपने पूरे 24 घंटे पूरे कर लेंगे। 2 बजे हम उस लाइन को क्रॉस कर लेंगे जो हमने खुद ने खींची थी कि हम 24 घंटे तक इस कार्यक्रम को लेकर जाएंगे, और इस 24 घंटे में हम बहुत सारे लोगों को एक के बाद एक जोड़ते चले जाएंगे। और हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, चाहे ठंड की भयंकर रात थी, चाहे सुबह सुबह थी, चाहे कल शाम था, चाहे कल रात के 2 बजे थे, चाहे कल दिन के 2 बजे थे, और चाहे अब 2 बजे हों, हमारे पास हमारे मेहमान हमें स्नेह देने के लिए, हमें आशीर्वाद देने के लिए लगातार हमारे साथ जुड़ते रहे, हमारे ऑफिस में बैठे रहे। हमसे ज़्यादा एक्साइटेड हमारे गेस्ट थे, हमसे ज़्यादा इस कार्यक्रम के प्रति डेडिकेशन हमारे गेस्ट का देखने को मिला, जो कि बाहर बैठे हुए इंतज़ार करते रहे, एक के बाद एक इस कार्यक्रम में पधारते रहे, एक के बाद एक इस कार्यक्रम को ऊंचाइयां प्रदान करते रहे। जी हाँ, बिल्कुल मैं उन सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो कि हमारे साथ जुड़े। मैं उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो कि बाहर बैठे हुए थे, सिक्किम की वादियों से बैठे हुए भानु थापा हमारे साथ जुड़े। जी, हमारे साथ और भी कई तरह के किसान हमारे साथ जुड़े, कृषि वैज्ञानिक हमारे साथ जुड़े, कृषि विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े, और जुड़ते चले गए। जी हाँ, और अब इस समय पर हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर SM बाजिया। एक बार सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे स्टूडियो में, हमारे इस कार्यक्रम में, हमारे इस अखंड संवाद में, हमारे इस मुहिम में जो कि पिछले 24 घंटे से, पिछले 23 घंटे से लगातार जारी है और अब धीरे धीरे अपने 24 घंटे के माइलस्टोन की तरफ पहुंच रही है। पहले तो मैं सुशील शर्मा जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा और अपडेट इंडिया का आभार व्यक्त करूंगा कि मुझे जो किसानों से जुड़े मुद्दे हैं, स्वास्थ्य की जो नींव होती है, जो अपन खाते हैं वही हमारे स्वास्थ्य की नींव होती है, उस संगोष्ठी के लिए आमंत्रित किया गया, मुझे मौका दिया गया कि मैं अपने विचार रख सकूं जी। और इस चीज़ के लिए अवेयरनेस हम जो सुनील जी एक मुहिम लेकर के चले हैं राम राम सब प्रोग्राम के थ्रू कि स्वास्थ्य से और इसको कैसे अच्छा किया जा सकता है, किसानों के लिए उनकी जो आजीविका का जो साधन है खेती, उसके ऊपर कैसे काम किया जा सकता है, उनका जो आमदनी है वो कैसे बढ़ाई जा सकती है। इन सब चीज़ों के लिए जो आपने ये कार्यक्रम स्टार्ट किया है और जो अखंड संवाद आप चला रहे हैं पिछले 36 घंटे से आप देख रहे हैं, मैं कल से पूरा प्रोग्राम देख रहा हूँ। बहुत कई यूनिवर्सिटीज़ के कुलपति आपसे जुड़े, कुछ वैज्ञानिक आपसे जुड़े, कुछ किसान ऐसे किसान जुड़े जो नई नई चीज़ें इन्वेंट कर रहे हैं, पेटेंट करा रहे हैं उन चीज़ों को।
बाजरे से जो मतलब बहुत अच्छा पौष्टिक खाना होता है, अपने जो मैजिक स्टिक्स, वो मिलेट स्टिक्स कह सकते हैं बिल्कुल उन्हें हम। बिल्कुल मिलेट स्टिक्स जो अपन कह सकते हैं, वो सब तैयार कर रहे हैं। ऑर्गेनिक खेती के ऊपर जोर दिया जा रहा है। तो सभी लोगों ने अपने विचार रखे और अपने अपने इन्वेंट्स आपके साथ में साझा करे और आपके